नमस्कार, मैं जीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। अग्निवीर जीडी भर्ती परीक्षा के लिए आपको ये 3 बुकें दिखाई दे रही होंगी। एसके पब्लिकेशन की ये जो तीनों बुक्स हैं, इनके अंदर ये जो बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा की बुक है। इस बुक की विशेषता क्या है कि इसके अंदर आपको आर्मी भर्ती परीक्षा के अंदर जो सिलेबस आता है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसके साथ साथ अभ्यास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो दे रखे हैं। ध्यान रखना है, इस पुस्तक के अंदर आपको सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान का थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसके साथ साथ अभ्यास के प्रश्न भी मिलेंगे। अभ्यास के जो प्रश्न दे रखे हैं वो टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जहां पे आपको टॉपिक दे रखा है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके साथ ही उसके लिए अभ्यास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसके अंदर जो कठिन प्रश्न दे रखे हैं उनका हल भी कर रखा है भाई, उसका सॉल्यूशन आपको उसके पीछे मिल जाएगा। और इस बुक की विशेष खासियत क्या है, इसके अंदर आपको प्रत्येक टॉपिक के ऊपर एक QR कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करके उस टॉपिक का आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। दूसरी ये जो बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा की, ये हमारा एक अभ्यास पेपर सेट है। इस बुक के अंदर आपको 50 मॉडल पेपर्स मिलेंगे जो कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो भी परीक्षा आयोजित हुई थी उनके ऊपर आधारित है। यहाँ पे एक QR कोड मिलेगा प्रत्येक मॉडल पेपर के ऊपर जिसे आप सॉल्यूशन करके उस पूरे मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तीसरी ये जो बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ से, यह आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर साइंस के जो भी पोर्शन आता है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके पीछे ही अभ्यास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये जो सामान्य विज्ञान की हमारी बुक है ये आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन्स, महिला सेना पुलिस, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी सहायक, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा में साइंस का जो सिलेबस आता है वो कंप्लीट इसके अंदर दे रखा है। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। भाई पाचन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं। यानी भोजन होगा वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसे सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और यह कार्य कौन कौन करते हैं, हमारा मुख करता है भाई, हमारा आमाशय करता है, अग्नाशय करता है, लीवर करता है, इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं। ये सभी मिलकर क्या कहलाता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन में सहायक अंगों का समूह ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे भी पाचन तंत्र के भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस भाग में किसका पाचन होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो आइए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र। पाचन या भी डाइजेशन का मतलब क्या होगा, भोजन के जटिल अणुओं को, कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है उसे सिंपल फूड, सरल अणुओं में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इसके अंदर जो भी अंग शामिल होते हैं हम इसे क्या कहेंगे भाई, पाचन तंत्र कहते हैं। अब भोजन का जो पाचन होता है इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम खाना ग्रहण करते हैं जिसे हम अंतर्ग्रहण कहलाता है। जो खाना हम खा रहे हैं धीरे धीरे उसका क्या होगा भाई, अलग अलग स्टेज के ऊपर डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है। उसके बाद पचे हुआ जो भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है और अवशोषण करने के पश्चात वो जो फूड होता है उसे ब्लड के थ्रू क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो
तो हम पढ़ते हैं भाई भोजन के जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है यह 5 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होगा भाई। हम भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, इंगेशन कहलाता है। भोजन का पाचन है तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो पोषक पदार्थ हम ग्रहण करते हैं इन सभी का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है भी, छोटी आंत के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण, हमने जो भी खाना खाया है भाई उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रसानुकार विलाई नामक जो संरचना होती है वो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। स्वांगीकरण, इसके बाद क्या होता है, वो जो फूड होता है उसे ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है और ब्लड क्या करेगा, इसे पूरे शरीर के अंदर क्या करता है, घुमाने का कार्य करता है, सभी कोशिकाओं के पास इसे पहुंचाने का कार्य करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट होगा भाई, इसे हम मल के रूप में क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं और ये प्रक्रिया पूरी ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ध्यान रखना है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो मानव का जो पाचन होता है इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है आहार नाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। आहार नाल या एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, ध्यान रखना है भाई, प्रश्न पूछता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है, या आपको ऑप्शन में मिलता है 30 से 32 फीट होती है। कई बार आपको ऑप्शन के अंदर लिखा मिलता है लगभग कितनी होती है भाई, 800 सेंटीमीटर होती है। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि आहार नाल या एलिमेंट्री जो कैनाल होता है इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है भाई इसके भाग कौन कौन से होंगे, तो इसके भाग मुख होता है। मुख से 2 संरचनाएं पढ़नी हमें, एक किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एक तो दांत के बारे में पढ़ना है और दूसरी कौन सी संरचना पढ़ेंगे हम, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रेसनली होती है या ग्रेसनी हो गई भाई, ग्रेसनी से भोजन किसके अंदर जाता है, ग्रास नली के अंदर जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है और फूड पाइप से कहाँ पे चला जाता है, हमारे स्टोमक के अंदर चला जाता है, हमारे पेट के अंदर चला जाता है, आमाशय के अंदर ये चला जाता है। आमाशय से किस में जाएगा, ये छोटी आंत के अंदर जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में चला जाता है, ये बड़ी आंत के अंदर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है और लार्ज इंटेस्टाइन से ये किस में चला जाता है भाई, गुदा के अंदर जाता है, एनस के अंदर जाता है। यानी भोजन होगा प्रत्यक्ष रूप से किस किस के अंदर जाता है, तो भोजन का प्रत्यक्ष रूप से जाने का क्रम मुख हो गया, ग्रासनी होगी, ग्रेसनली होगी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा होता है। लेकिन कुछ हमारी ग्लैंड्स होंगी जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं और वो ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी, तो मुख के अंदर तो कौन सी पाई जाती है, लार ग्रंथि होगी, सिलेवरी जो ग्लैंड्स होंगी ये मुख के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो लीवर होता है, यकृत होता है, अग्नाशय हो गया, पैनक्रियाज हो गया और हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं ये सभी क्या कार्य करेंगी, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और एंजाइम का फंक्शन ही क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना भाई पाचन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, मुख से होती है। तो प्रश्न पूछता है भाई पाचन की शुरुआत है कहाँ से होती है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, मुख से होती है। और मुख से केवल किसका पाचन प्रारंभ होता है, मुख से केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। पार्शियली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और मुख के अंदर भोजन की जो अवस्था होती है हम उसे किस नाम से जानते हैं, बोलस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं कितनी होती हैं और कौन सी लार ग्रंथि किसका कार्य करती है, कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो सिलेवरी ग्लैंड्स ये किस में पाई जाती है, मुख के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है भाई हमारी जो नेजल कैविटी और बेकल कैविटी होती है, नासा गुहा और मुख गुहा जिस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करती है हम उसे क्या कहते हैं, ग्रेसनी कहते हैं। और यहाँ पे भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है।
एसोफेगस या फूड पाइप होता है, यहाँ पे भोजन के कर्मानुकुंचन जो गति होती है वो किसके अंदर होती है, एसोफेगस के अंदर होती है, फूड पाइप के अंदर ये होती है। यानी मुख से भोजन को कहाँ पे लेके आना है, स्टोमक के अंदर, और ये कौन लेके आता है, इसोफेगस लेकर आता है। आमाशय होता है, स्टोमक होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, जे आकार की होती है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो होता है, इसका सबसे वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है भी, स्टोमक होता है। यहाँ पे भोजन का गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठरीय रस निकलता है, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा भोजन किसके अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपको जो कुंडली जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 भाग होते हैं, और कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखना है भाई, इसके 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। भोजन का मैक्सिमम जो पाचन होता है वो किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रही है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और इसके भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम होते हैं। और इसी से क्या जुड़ा होता है, मानव शरीर का अल्प विकसित अंग, मानव शरीर का अवशेषी अंग कौन सा होता है, अपेंडिक्स से, और ये किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इसके अलावा ध्यान रखना है भी, भोजन के पाचन में सहायता करने वाली जो ग्लैंड से हैं वो कौन सी हो गई, ये जो आपको दिखाई दे रही है बेहाल के भूरे रंग की जो ग्रंथि हो गई, यकृत होती है, लीवर होती है, और इसी के अंदर क्या स्थित होता है, इसी के नीचे गाल ब्लैडर होता है। तो पीत रस का निर्माण तो कौन करता है, लीवर करता है, लेकिन पीत रस को संचय कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है, पित्ताशय करता है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है भी, रेक्टम होगा जो मल को क्या करता है, स्टोरेज करने का कार्य करता है। और पैनक्रियाज, ये एक पत्ते जैसी जो संरचना होती है, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि भी किसे कहते हैं, पैनक्रियाज को कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। इन सभी के बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube के ऊपर पढ़ाएंगे उन विषयों में अग्निवीर में जो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल निकाल पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस और एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन से जो आपके अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम उनको हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ ही हमें टेस्ट लेते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस विषय में आप कमजोर हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे, जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई पाचन तंत्र एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। आहार नालियां भी एलिमेंट्री जो कैनाल होते हैं, इसके भाग मैंने अभी बताया आपको, मुख होता है, माउथ होता है। माउथ के अंदर हमें 2 संरचनाएं पढ़नी है, जीभ के बारे में और ये दांत के बारे में। जीभ का फंक्शन तो क्या होता है, भोजन के स्वाद का पता लगाने का, और दांत होते हैं ये भोजन के कटिंग करने का कार्य करते हैं। ग्रेसनी हो गई, फेरिंग्स होगा, इसके बाद ग्रासी का जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद भोजन आमाशय के अंदर है, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से गुदा के अंदर, एनस के अंदर जाता है।
ग्रंथियां कौन सी होगी भाई? सैलिवरी ग्लैंड्स। मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लीवर, यकृत, जिगर, इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? कलेजा। भोजन के पाचन में सहायक मुख्य अंग हो गया। अग्नाशय होता है भाई, ये मानव शरीर की कैसी ग्लैंड होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करती है। और कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस भी किसे कहते हैं भाई? पैनक्रियाटिक जूस को कहा जाता है, अग्नाशय रस को कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल भाई, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। और इसका अंतिम भाग क्या होता है? एनस होता है, गुदा होता है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, 30 से 32 फीट होती है, या भाई लगभग कितनी होती है? 800 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर के लगभग होती है। और आहार नाल का सबसे चौड़ा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यदि पूछे तो कौन सा होता है भाई? स्टोमक होता है, आमाशय होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई मुख के बारे में, माउथ के बारे में। ध्यान रखना है, पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? मुख से होती है। और मुख से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा के अंदर जीभ है, दांत है, और 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले हमें जीभ के बारे में भी। जीभ का फंक्शन क्या होता है? तो जीभ भोजन के स्वाद का पता लगाती है। और जीभ मांसपेशियों से बनी हुई एक संरचना होती है। जीभ का कौन सा भाग कैसे स्वाद का पता लगाता है? तो ध्यान रखना, अभी आगे का जो भाग होता है वो कैसे स्वाद का पता लगाता है? मीठे का। और जीभ का जो पश्च भाग होता है वो कैसे इसका पता लगाएगा? कड़वे का। इसके किनारे वाला जो भाग होते हैं वो साल्टी है और खट्टे स्वाद का पता लगाने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना है भाई, स्वाद की जानकारी कौन सा अंग देता है? जीभ देता है। बोलने में सहायता कौन करता है? जीभ करता है। भोजन को निगलने में सहायता कौन करता है? जीभ करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? जीभ करता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है भाई, जीभ होती है एक कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है? हायोइड हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और जीभ होगी ये कैसा अंग होता है? मांसपेशियों से बनी हुई एक संरचना होती है। तो जीभ का अगर जो भाग होगा ये कैसे स्वाद का पता लगाता है भाई? मीठे स्वाद का पता लगाता है। जीभ का जो बिल्कुल पश्च वाला भाग होता है ये कड़वे स्वाद का पता लगाता है। और ये जो भाग हो गए भाई ये कैसे स्वाद का पता लगाएंगे? ये खट्टे स्वाद का पता लगाता है। और ये जो किनारे वाला जो भाग होता है ये कैसे स्वाद का? नमकीनी स्वाद का पता लगाने का कार्य करता है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है भाई, जीभ का कौन सा भाग कैसे स्वाद का पता लगाता है। नेक्स्ट है भाई दांत है। तो दांत से हमें ध्यान रखना है भाई, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंदर हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं? तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। मानव के शरीर के अंदर ध्यान रखना है, जीवन में 2 बार दांत आते हैं भाई। सबसे पहले जो दांत आते हैं जीवन में पहली बार आने वाले दांत, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, अस्थायी दांत कहा जाता है भाई। जीवन में 2 बार आने वाले दांत कहा जाता है। कुल दांतों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 32 होती है। दंत सूत्र से प्रश्न पूछ लेता है भाई, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है और बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है भाई, दांत होते हैं इनके अंदर मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? इनेमल होता है। तो ध्यान रखना है भाई, शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होगा भाई? दांतों का इनेमल होता है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बाहरी जो भाग होता है भाई, ये क्या होता है? इनेमल होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। डेंटाइन दांतों का निर्माण करने वाला मुख्य पदार्थ क्या कहलाता है? डेंटिन कहलाता है। और ये डेंटिन के नीचे जो भाग होता है भैया क्या कहलाते हैं? पल्प कहलाते हैं। ये दांतों के अंदर क्या पाई जाती है? कुछ वेन्स पाई जाते हैं जो ब्लड का क्या करती है? अभी सर्कुलेट कराने का कार्य करती है। धमनी और सिराएं होंगे। ये जो दांत होते हैं इनकी जड़ें होती है, रूट्स होती है। तो इन सभी के बारे में मेन जो क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है अभी, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? दांतों का इनेमल होता है।
दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। मनुष्य में जो दांत होते हैं इनके प्रकार वे मुख्य रूप से दांत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विषम दंती, हेट्रोडेंटी, यानी कि ध्यान रखना है हमारे जो दांत होते हैं ये कार्य और संरचना के आधार, बनावट के आधार पर क्या होते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइमोर्फोडेंटे, द्विबार दंती, यानी जीवन के अंदर 2 बार दांत आते हैं भाई। एक बार तो क्या होंगे, स्थायी दांत होते हैं। जीवन में सबसे पहले बार कौन से दांत आते हैं? अस्थायी दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं। ग्रंथ दंती, हमारे जो दांत होते हैं थिकोडेंटे, यानी मसूड़ों के अंदर जो क्या होंगे दांत होते हैं ये धसे हुए होते हैं। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। विषम दंती, मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है भाई, कार्य और संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आपने देखा होगा हमारे जो दांत होते हैं भाई सभी की बनावट अलग अलग होती है, सभी का फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कार्य और संरचना के आधार पर ये जो 4 प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। हिंदी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? कृतनक, रदनक, अग्र चौर्णक और चौर्णक दांत होते हैं। तो आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सामने वाले जो दांत होते हैं भाई इसे हम क्या कहते हैं? इंसीजर, कृंतनक दांत कहा जाता है। इनकी संख्या 4 तो नीचे वाले हो गए भाई और 4 ऊपर वाले, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या से भी प्रश्न पूछ लेता है। कैनाइन दांत है, इनके जस्ट साथ ही आपको जो येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं भाई ये कौन से दांत हो गए? रदनक, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके अलावा ध्यान रखना है ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं भाई ग्रीन कलर के अंदर है ये कौन से होते हैं? ये प्रीमोलर होते हैं, अग्र चौर्णक होते हैं। तो ध्यान रखना है इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और मोलर, ये जो दांत होते हैं भाई इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 12 होती है। तो प्रश्न संख्या से भी पूछ लेता है भाई इंसीजर दांत कितने हो गए? 8 होते हैं। कैनाइन कितने होंगे? 4। प्रीमोलर कितने हो गए? 8। और मोलर कितने होते हैं? 12। और कुल दांत कितने हो गए हमारे? 32 होते हैं। अब इनका जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो क्या क्या होता है? तो ध्यान रखना है भाई कृंतनक या इंसीजर जो दांत होते हैं इनका कार्य क्या होगा? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक या कैनाइन जो दांत चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न ऐसे पूछता है भाई मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें सबसे विकसित दांत कौन से होते हैं? तो रदनक दांत मांसाहारी जीवों के अंदर विकसित होते हैं। अगर चौर्णक या प्रीमोलर दांत संख्या कितनी होती है? इनकी 8 होते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और चौर्णक या पश्च जो दांत होते हैं इनकी संख्या 12, ये भी भोजन को चबाने हुए पीसने का कार्य करते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है भाई। एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र कितना होगा? 21 23 21 23। ध्यान रखना है भाई 2 और 1 3 3 2 5 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 ऊपर के 8 नीचे के कितने हो गए? 16। और 16 ही दूसरी साइड के जबड़े में पाए जाते हैं। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 होती है। इसी प्रकार बच्चों का दंत सूत्र पूछे भाई 21 0 2 होता है। तो इनके अंदर ध्यान रखना इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। 2 और 1 3 3 2 5 5 ऊपर के 5 नीचे के 10 है और 10 दूसरी साइड के अंदर। तो कुल दांत कितनी हो गई इनमें? 20। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं भाई? प्रीमोलर या अग्र चौर्णक दांते नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ध्यान रखना है भाई 3 जड़ों वाला दांत किसे कहा जाता है? तो जो प्रीमोलर होता है इसे 3 जड़ों वाला दांते कहा जाता है। देखना 3 जड़ों वाला दांत किसे कहेंगे? सॉरी, मोलर जो दांत होता है इसे हम 3 जड़ों वाला दांते कहते हैं। द्विबार दंती, मनुष्य के जीवन में जो दांत होते हैं वो कितनी बार निकलते हैं भाई? 2 बार आते हैं। सबसे पहले जो दांत आते हैं दूध के दांत, अस्थायी दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और द्विबार दंती इसी के कारण दोबारा ये दांत आएंगे 12। और कुल दांत कितने हो गए? 32 होते हैं। ग्रंथ दंती, मनुष्य के जो दांत होते हैं किसमें दसे होते हैं? मसूड़ों के अंदर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथ दंती कहा जाता है। दांत की जो संरचना होती है भाई मैंने बताया था भाई दांत का सबसे मजबूत भाग या मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? दांतों का इनेमल होता है। और ये इनेमल होता है ये किसका बना होता है? कैल्शियम में फॉस्फेट का बना हुआ होता है। दांतों का सर्वाधिक भाग, दांत निर्माण में सबसे ज्यादा भाग कौन लेता है? डेंटाइन लेता है।
पल गुहा या मज्जा गुहा किसमें होती है? दांतों के अंदर होती है। और दांत कैल्शियम और फास्फोरस किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। और दांतों के निर्माण में सहायक प्रोटीन का यदि आप नाम पूछे तो कौन सा होगा? ओसिन। ओसिन प्रोटीन दांतों के अलावा और किस में पाई जाती है भाई? हड्डियों के निर्माण में सहायक प्रोटीन भी कौन सी होती है? ओसिन होती है। दांतों के अंदर जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण। अधिक मात्रा में फ्लोराइड पानी पीने से दांतों के अंदर क्या हो जाते हैं? निशान पड़ जाते हैं, जिसे हम फ्लोरेसिस बीमारी कहते हैं। दांतों के अंदर क्या होते हैं? निशान पर, जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा हमें दांतों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, मानव मुख का पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय होते हैं? तो ध्यान रखना है भाई, दंत जो क्षय होते हैं, दांत कब खराब होना प्रारंभ कर देते हैं? यदि हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब क्या होंगे भाई? दंत क्षय हो जाते हैं। नेक्स्ट है भाई लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड से। मानव मुख के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो हमें ध्यान रखना है भी मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है, ध्यान रखना है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी होगी लार ग्रंथि होती है। कहाँ पाई जाती है? ये ध्यान रखना, कान के नीचे गाल के इस हिस्से में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। और इसकी आकृति कैसी होती है? उल्टे पिरामिड के जैसी होती है। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, ये मुख के अंदर जो मैंडिबल हड्डी होती है, इसके पास कौन सी पाई जाती है? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि पाई जाती है, जबड़े के अंदर। ध्यान रखना है मैंडिबल हड्डी के पास है। और सब लिंगुअल लार ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? ये जीभ के नीचे पाई जाती है। और सबसे छोटी यदि पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा भाई? सब लिंगुअल, सबसे छोटी लार ग्रंथि। तो पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ये मानव मुख के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भाई लार का कंपोजिशन या लार का संगठन। प्रश्न पूछता है भाई भोजन ग्रहण करने से पूर्व लार का पीएच मान कितना होता है? तो खाना खाने से पूर्व लार का पीएच मान कितना होगा? 6.35 से 6.85 है। तो कैसी नेचर होती है इसकी? अम्लीय प्रकृति का होता है। लार के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसके अलावा लार के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स और लवण पाए जाते हैं। तो लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है भाई, टाइलिन एंजाइम होगा, ये किसमें पाया जाता है? इसे सैलिवरी एमाइलेज कहा जाता है लार के अंदर। इसके अलावा दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम होता है, इसका फंक्शन क्या होगा भाई? भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें किल करने का कार्य, मारने का कार्य लाइसोजाइम करता है। जबकि टाइलिन जो होता है, ये जो होगा इसका फंक्शन क्या होगा भाई? स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है भाई, वो कौन सा एंजाइम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाने में सहायता, पार्शियली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो कौन करवाता है? टाइलिन करवाता है। लार स्त्रावण की मात्रा से ध्यान रखना है भी, प्रतिदिन लार स्त्रावण की मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर होती है। तो टाइलिन एंजाइम है, इसे सैलिवरी एमाइलेज कहा जाता है। कार्य क्या होगा भी? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है। यानी स्टार्च या जो मंड होता है, ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, इसे माल्टोज के अंदर तोड़ने का कार्य ये क्या होता है? डाइसेकेराइड के अंदर तोड़ने का कार्य कौन करता है? टाइलिन। और ध्यान रखना है माल्टोज क्या होता है भी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलकर किस शर्करा का निर्माण करते हैं? माल्टोज का निर्माण करते हैं। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है भाई, भोजन से जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम में करता है। यानी भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत किससे होगी? मुख के अंदर होती है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा पाचन भी किसमें होता है? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा में पचने के पश्चात जो भोजन होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? बोलस कहा जाता है, निवाला कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई ग्रेसिनी या फेरिंग्स। ध्यान रखना है नासा गुहा और मुख गुहा का, एक तो नेजल कैविटी हो गई भाई, ओरल कैविटी या बेकल कैविटी,
इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट होता है इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, ग्रसनी कहा जाता है। और यहीं पे एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है भाई। और इस ढक्कन जैसी जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटस रोकता है। यानी ट्रैफिक पुलिस मैन की तरह कार्य कौन करता है, एपिग्लोटस करता है। ध्यान रखना है यहाँ पे भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन या डाइजेशन नहीं होता है। ग्रसनी के अंदर भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन या डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद भोजन किस में चला जाता है, तो ध्यान रखना स्टोमक के अंदर। और स्टोमक के अंदर भोजन को लेके जाने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे ध्यान रखना है ग्रास नली होती है। ये क्या करती है, भोजन को किस में ले जाती है, आमाशय के अंदर लेकर जाने का कार्य करती है। और भोजन की कर्मानुकुंचन जो गति होती है, ध्यान रखना है भाई, कर्मानुकुंचन जो मोमेंटम होता है वो भी किसके अंदर होता है, ग्रास नली के अंदर होता है, फूड पाइप के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई आमाशय या स्टोमक है। आमाशय या स्टोमक होगा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके जितने भी भाग होंगे भी उनमें सबसे चौड़ा भाग, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कौन सा होता है, स्टोमक होता है, आमाशय होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है भाई, 25 से 26 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। आमाशय के जो भाग होते हैं भाई, ये भाग होगा भी सबसे पहले आमाशय के किस भाग के अंदर आता है भोजन है, तो ध्यान रखना है भी आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग होता है, फंडस भाग होता है और ये पाइलोरिक भाग होता है। अब भोजन होगा इस ये आमाशय के अंदर कितने समय के लिए ठहरता है, 3 से 4 घंटे के लिए ठहरता है। आमाशय की जो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी भी, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो जे होता है इसके जैसी होती है। आमाशय में भोजन का क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। आमाशय के अंदर भोजन का गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और प्रश्न पूछता है भाई आमाशय के अंदर अम्ल कौन सा पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब ये जो आमाशय होता है इसे HCl के प्रभाव से कौन बचाता है, तो श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है। ये आमाशय को क्या करता है भाई, HCl के प्रभाव से बचाव करता है। आमाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स भी पाए जाएंगे, क्योंकि आमाशय के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो किसका सीक्रेशन करती हैं, आमाशय के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं एंजाइम और HCl का स्त्राव करती हैं। एंजाइम जो आमाशय के अंदर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है भाई आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स के बारे में। एक तो हो गया पेप्सिन और दूसरा कौन सा होता है, रेनिन होता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और रेनिन जो होता है भाई ये दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसीन, इसके पाचन में सहायता करता है। तो आमाशय के जो सेल्स होंगे उनके बारे में हमें पढ़ते हैं भाई। तो ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नमक का तेजाब। आमाशय से निकलने वाला अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है। ऑक्सीटाइल सेल्स या पेरिटाइल जो कोशिकाएं होती है ये क्या करती हैं भाई, आमाशय से HCl का सिक्रेशन करवाती हैं, स्त्रावण करवाती हैं। तो कोशिकाओं का नाम पूछे तो कौन सी होगी भी, पेराटाइल कोशिकाएं होती हैं। आमाशय के अंदर जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखना है भाई भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, HCl बचाता है। भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया, हम जो खाना खाते हैं भाई कई बार इसके अंदर क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें किल करने का कार्य भी कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ऐसे लोग ये भी भोजन की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसे कैसा बनाता है, एसिडिक बनाने का कार्य कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और ध्यान रखना है इसे बचाव कौन करता है, इससे श्लेष्मा HCl के प्रभाव से बचाता है। वे निष्क्रिय जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें सक्रिय करता है, यानी कि प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। प्रोपेप्सिन ये किस फॉर्म में है, निष्क्रिय फॉर्म के अंदर है। और HCl एंजाइम की सहायता से ये किस में बदल गया, पेप्सिन। ये सक्रिय एंजाइम होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कौन करवाता है,
तो ध्यान रखना है भाई, हमसे एंजाइम का नाम पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, पेप्सिन एंजाइम होता है। यानी प्रोटीन का मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो पेट के अंदर हो जाता है, और ये करवाता कौन है, तो पेप्सिन एंजाइम करवाता है। दूसरा है भाई प्रोरेनिन, ये भी निष्क्रिय होता है। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर कौन कन्वर्ट कर रहा है, HCl। और ध्यान रखना है ये किस में निकलता है, बच्चों के अंदर। और ये किस में, कैसिन जो प्रोटीन होता है दूध के अंदर, ध्यान रखना है इसका पाचन करवाता है। कई बार आपने देखा होगा भाई, छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है और तुरंत उल्टी करता है तो उसके अंदर फटा हुआ दूध आता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है। आमाशय के अंदर पाए जाने वाला जठर जो लाइपेज एंजाइम होता है भाई, ध्यान रखना है, जठर लाइपेज एंजाइम, इसका फंक्शन क्या होता है, आमाशय में वसा का अपघटन करने का कार्य, वसा का तोड़ने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना है भाई, आमाशय को HCl के प्रभाव से कौन बचाता है, श्लेष्मा कोशिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूकस बचाती है। आमाशय में भोजन का सामान्य पाचन होता है, और आमाशय में भोजन की जो अवस्था होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हमें ध्यान रखना है भाई, आमाशय में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है, कायम कहलाती है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन जो होता है, सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो किसके अंदर होता है, आमाशय के अंदर होता है। आमाशय में वसा के पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो किस प्रकृति का हो जाता है भाई, अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कायम कहा जाता है। आमाशय के बाद हमारा भोजन किसके अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है। तो ध्यान रखना है भाई, एलिमेंट्री कैनाल या जो आहार नाल होता है, इसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, लंबाई के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर की लगभग होती है। छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे ज्यादा क्या होता है, पाचन होता है। पचे हुए भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण भी किसमें होता है, छोटी आंत के अंदर, क्योंकि छोटी आंत के अंदर उंगली के उभार जैसी जो संरचनाएं होती हैं, विलाई नामक स्ट्रक्चर होती हैं, जो क्या करती हैं भाई, इसको एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करती है। तो ध्यान रखना है भाई, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा, छोटी आंत। लंबाई कितनी होती है इसके, 6 से 6.5 मीटर के लगभग होती है। इसके 3 भाग होते हैं भाई, ग्रहणी भाग हो गया जिसे डेडुनम, जेजुनम और इलियम कहा जाता है। डेडुनम जो भाग होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये भाग आप पेट से जुड़ा होता है, आमाशय से जुड़ा होता है। जेजुनम भाग हो गया मध्य भाग होता है, और इलियम जो इसका पश्चिम भाग होता है। तो सबसे ज्यादा जो पाचन तो जो होता है वो तो डेडुनम में, और अवशोषण जो करता है वो कौन करता है, तो हमें ध्यान रखना है भाई, पाचन है डेडुनम में और अवशोषण इलियम भागे करता है। इसी के अंदर क्या पाई जाती है, रसानुकार पाई जाती हैं, विलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो का कार्य क्या होता है, भोजन के अवशोषण में सहायता करती हैं, एब्जॉर्प्शन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है लीवर, यकृत, जिगर, इसे ही हम अन्य किस नाम से जानते हैं, कलेजा कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, यकृत होता है, लीवर होता है। ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से लीवर के अंदर एक डिजीज होती है जिसे हम सिरोसिस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लेता है भाई, पीत रस का निर्माण कौन करता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है, पीत रस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। और यकृत के द्वारा जो पीत रस बनाया जाता है वो स्टोरेज किसमें कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लेता है भी, हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, तो यूरिया बनाता तो कौन है, लीवर बनाता है। लेकिन लीवर के द्वारा जो यूरिया बना दिया जाता है वो किस में डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर। और ब्लड से यूरिया को अलग करने का कार्य, रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, हमारी किडनी करती है। किडनी क्या करेगी, इसे फिल्ट्रेट कर देती है। इसके अलावा विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, उनको स्टोरेज भी कौन करता है, लीवर करता है। भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में वो भी कौन करता है, लीवर करता है। हिपेरिन का निर्माण भी कौन करता है, लीवर करता है।
ध्यान रखना है भाई, पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसका फॉर्मेशन भी कौन करता है? लीवर करता है। यानी केमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। तो लीवर का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी, लीवर का स्टडी होती है भाई, अध्ययन होता है। प्रश्न पूछे भी, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन सा होता है? लीवर होता है। और इसके अंदर वजन लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है, लीवर है। और ध्यान रखना है भी, हल्के भूरे रंग की ग्रंथि होगी, ये कौन सी होती है? लीवर होती है। और लीवर के पास ही ध्यान रखना है, ये जो संरचना होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, गोल ब्लैडर कहा जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है भी? पीत रस होता है, इसका स्टोरेज होता है, बाइल जूस का स्टोरेज होता है। तो ध्यान रखना है भी, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग तो कौन सी हो गई? त्वचा होती है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमें ध्यान रखना है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा की बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, जिसे हम हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ लेता भी, त्वचा किससे प्रभावित होती है? तो अम्लीय वर्षा से क्या प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है। ये पॉइंट त्वचा से संबंधित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पीत रस का स्त्रावण किससे होता है? तो ध्यान रखना है, पीत रस जो स्त्रावण होता है वो किसके अंदर होता है? पित्ताशय के अंदर जाकर संग्रहित होता है। इसका स्त्रावण किसने किया? यकृत ने। और स्टोरेज किसने किया? वही पित्ताशय ने किया। पीत रस बाइल जूस होता है भी, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से 8.5 के लगभग क्या होता है भी? इसका पीएच मान हो गया। नेचर कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। इसके अंदर वर्णक पाया जाता है, बिलीरुबिन पाया जाता है। और बिलीवर्डिन, ध्यान रखना, इसकी कमी से पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है। बिलीरुबिन कार्य क्या होगा भाई? वसा की बड़ी बड़ी जो गोलियां होती है, इमल्सिफिकेशन कौन करता है भी? फैट का, वो कौन करवाता है? ध्यान रखना है, पीत रस करवाता है, बाइल जूस करवाता है। लीवर और यकृत के कार्य क्या होते हैं? पीत रस का निर्माण लीवर करता है। विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है। विटामिन ए, डी और बी12 का संग्रहण भी कौन करता है? लीवर करता है। ध्यान रखना है, यूरिया का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। और कौन से चक्कर द्वारा? ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा लीवर को बनाया जाता है। इसीलिए केमिकल लेबोरेटरी किसे कहा जाता है? रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी कौन करता है भी? लीवर करता है। हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, इन प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है भी? लीवर। रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो ध्यान रखना है भी, रक्त को जमने से रोकता है। लेकिन रक्त का थक्का कौन बनाता है? फाइब्रिनोजिन। मुख्य प्रोटीन हो गया भाई, मुख्य प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाना है या रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, विषाक्त भोजन को अविषाक्त भी कौन करता है? लीवर करता है। फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणुओं का भक्षण भी कौन करता है? लीवर करता है। भ्रूणीय अवस्था के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन भी कौन करता है भी? लीवर करता है। आरबीसी का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। कुफर जो सेल्स होती हैं ये मर्द आरबीसी का क्या करती है? विभाक्षण करती है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर कौन से अंग के अंदर होती है? तो ध्यान रखना है भाई, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता हमारे शरीर का लीवर जो होता है, यकृत होता है। ये खराब हो जाता तो स्वतः ही अपने आप ही क्या करता है? रीजनरेशन कर लेता है, पुनः ठीक हो जाता है। सबसे कम यदि आपसे पूछे भाई तो रीजनरेशन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता किसके अंदर होती है? हमारी जो न्यूरॉन सेल्स होती है
मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर सबसे कम वे क्षमता होती है। लीवर से संबंधित यदि डिजीज पूछ लेता, बीमारी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है भाई सिरोसिस जो बीमारी होता है वो शराब का सेवन करने से होती है। प्रश्न ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है भी यकृत के अंदर शराब का सेवन, अल्कोहल के अधिक मात्रा में यूज करने से कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस बीमारी होती है। तो ध्यान रखना है पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और यदि आपसे पूछे भी सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है? तो मस्तिष्क के अंदर होती है। और मस्तिष्क यदि आपको ऑप्शन ना मिली तो उसकी जगह आपको ऑप्शन में लिखा मिल सकता है तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट है सिरोसिस बीमारी। लीवर के अंदर शराब का अधिक मात्रा में सेवन करने से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? लीवर सिरोसिस होती है। हमारे से हमने जो भोजन ग्रहण किया भाई उससे अंतिम उत्पाद हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। जितनी एनर्जी को हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट थी हमारे शरीर ने उसको एब्जॉर्ब कर ली, और शेष जो एनर्जी होती है वो किस में बदल जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर है। और जंतुओं के अंदर जो भोजन का संचय होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन का संचय हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ये भी किस में होता है? लीवर के अंदर होता है। तो ध्यान रखना है भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। और यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा भाई? ग्लूकोज होता है इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। और जिस दिन हम व्रत करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, उस दिन हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है ये ग्लाइकोजन होगा, ये वापस किसके अंदर टूट जाता है? ग्लूकोज के अंदर। और इसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है। और इसे बदलने का कार्य, तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हमें ध्यान रखना है एक हार्मोन होगा, कौन सा होता है? ग्लूकागोन हार्मोन होता है। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर पूछ रहा है, लेवल कितना होगा भाई? कितनी मात्रा होती है? 80 से 100 मिलीग्राम होती है। और कोलेस्ट्रॉल पूछे तो भी 180 से 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट है भाई अग्नाशय से पैनक्रियाज। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का क्या करती है? सीक्रेशन करती है। हार्मोन का सीक्रेशन इसकी कौन कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो इसके अंदर अल्फा, बीटा या गामा जो सेल्स होती हैं वो किसका करती है भाई? हार्मोन का। जबकि एफ जो सेल्स होती हैं ये किसका सीक्रेशन करती है? एंजाइम का सीक्रेशन करती है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को कहा जाता है। तो अग्नाशय के अंदर कुछ जो सेल्स पाई जाती हैं उसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। तो प्रश्न पूछता है भी लैंगरहैंस का संबंध किससे है? अग्नाशय से होता है। क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक व्यक्ति ने। तो ध्यान रखना एक पत्ते जैसी संरचनाएं होगी अग्नाशय, और इसके अंदर जो द्रव्य भराव होता है इसे हम अग्नाशय रस कहते हैं। और इन्हीं अग्नाशय रस के मध्य क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। और ये जो इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं भाई, कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल से होती हैं, जो एंजाइम और हार्मोन का क्या करते हैं? सीक्रेशन। और इसके बारे में पता किसने लगाया था? सबसे पहले लैंगरहैंस ने। तो लैंगरहैंस का द्वीप या लैंगरहैंस का संबंध किससे होता है? अग्नाशय से है भाई। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर होती है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है भाई मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करती है? स्त्रावण करती है, केमिकल प्रोडक्ट के रूप में करती है।
अग्नाशय जो ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो ध्यान रखना है, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इन समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किसका निर्माण सिक्रीशन करती है, हार्मोन का, और चौथी जो सेल्स होगी एफ सेल से वो किसका करती है भाई, एंजाइम का करती है। तो अग्नाशय की ग्रंथि की जो कोशिकाएं होंगी वो कौन कौन सी होती है और किस किस का सिक्रेशन करती है, तो ध्यान रखना है भी, अल्फा जो कोशिका होती है ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में किसका सिक्रेशन करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का, जिसका कार्य क्या होता है, जो हमारे शरीर में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है उसे वापस ग्लूकोज के अंदर तोड़ने का कार्य कौन करता है, ग्लूकागोन हार्मोन करता है। इंसुलिन जो होता है भाई इसका सिक्रेशन बीटा कोशिका के द्वारा किया जाता है और इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। गामा जो सेल्स होंगे ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में सोमेटोस्टेनिन हार्मोन होता है इसका सिक्रेशन करती है। इंसुलिन जो हार्मोन, इससे क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज बीमारी होती है, मधुमेह रोग होता है, क्योंकि यदि इंसुलिन कम होगा तो शरीर के अंदर जो ब्लड होगा इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसकी अधिकता के कारण क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, खून में शुगर की मात्रा क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम से इनका सीक्रेशन कौन सी कोशिकाएं करती हैं भी, एफ सेल से के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय जो रस होता है इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे कौन कौन से होते हैं भी, लाइपेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और एमाइलेज एंजाइम होता है। लाइपेज जो एंजाइम होगा इसका फंक्शन क्या होगा भाई, वसा के डाइजेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करना, और एमाइलेज जो एंजाइम होता है भाई इसका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करना। तो ध्यान रखना इसका पीएच मान यदि आपसे पूछे तो 7.7 होगा। और नेचर कैसी होती है, क्षारीय, कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस किसे कहा जाता है, अग्नाशय रस को कहा जाता है। ये जो अग्नाशय रस होगा भाई ये किसके अंदर चला जाता है, छोटी आंत के अंदर, और इसीलिए छोटी आंत के अंदर भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। आंतरीय जो रस होता है, आंतों के द्वारा निकलने वाला जो रस होगा भी छोटी आंत और लीवर की जो कोशिकाएं दरारें इनसे निकलता है, इसका पीएच मान भी कितना होगा, 7.5 से 8.5 पे। तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होती है। कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है भी, भोजन का सर्वाधिक पाचन किस में होता है, छोटी आंत के किस भाग में, ग्रहणी भाग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, डेडूनम भाग के अंदर होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण ये भी किस में होता है, छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत के किस भाग के अंदर, इलियम भाग में होता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या पाई जाती है, रसानुकार पाई जाती हैं, विलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख गुहा में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है, बोलस कहलाती है। आमाशय में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है, कायम कहलाती है। लेकिन छोटे आंत में पचने के बाद भोजन होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, कायल नाम से जानते हैं। इसके बाद है भाई बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत का फंक्शन ही क्या होता है, भोजन में से जल को एब्जॉर्ब करने का कार्य कौन करती है, बड़ी आंत करती है। और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ध्यान रखना है भाई, बड़ी आंत का जो सिक्कम जो भाग होता है इससे मानव शरीर का अवशेषी जो अंग होता है, ध्यान रखना है भाई, प्रश्न पूछे भाई, मानव शरीर का अवशेषी अंग, अल्प विकसित अंग किसे कहा जाता है, अपेंडिक्स से होता है। इसी का जो कोलन भाग होता है भाई इसका कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। प्रश्न विटामिन B12 से ध्यान रखना है भी, विटामिन B12 का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछे तो क्या होता है, साइनोकोबालमिन। तो ध्यान रखना है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबालमिन। प्रश्न पूछता है भाई कोबाल्ट का विटामिन किसे कहा जाता है, तो कोबाल्ट का विटामिन भी किसे कहा जाता है, विटामिन B12 को कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, परनीसियस से एनीमिया होता है। नेक्स्ट भाग इसका भी रेक्टम, ये क्या करता है भाई, अपशिष्ट पदार्थ को कलेक्ट करने का कार्य कौन सा भाग करता है, रेक्टम में भाग करता है।
हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा भाई। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं बार बार। वीडियो को पूछ करके आप इनका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से पाचन तंत्र का अंग नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा जो पाचन तंत्र का भाग नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है आंत, ये भी पाचन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन बी है ग्रसनी, ये भी पाचन तंत्र का भाग है। आमाशय, ये भी पाचन तंत्र का भाग है। स्वर यंत्र, ध्यान रखना है ये पाचन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी ऑप्शन डी। प्रश्न पूछ लेता है भी मनुष्य के अंदर स्वर यंत्र होता है, ये क्या कहलाता है। तो मनुष्य का स्वर यंत्र हम किसे कहते हैं, लैरिंक्स को कहा जाता है। जबकि पक्षियों में यदि आपसे पूछे भाई स्वर यंत्र किसे कहते हैं, तो पक्षियों का स्वर यंत्र किसे कहा जाता है, सिरिंक्स को कहा जाता है। इसे भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में लार ग्रंथियों की कुल संख्या है। मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है 1 जोड़ी, ऑप्शन बी दे रखा है 2 जोड़ी, ऑप्शन सी दे रखा है 3 जोड़ी और ऑप्शन डी दे रखा है भी 4 जोड़ी। हमने पढ़ा था भी मुख के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। और कौन कौन सी होंगी, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबे लिंगुअल लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और सब लिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, पाचन तंत्र का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी है विपाचन, ऑप्शन सी है अवशोषण और ऑप्शन डी है परिजनन। तो पाचन का कार्य, भोजन का अंतर्ग्रहण करना भी पाचन का कार्य होता है, भोजन को पचाना भी, भोजन का अवशोषण, बचे भोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य। तो ऑप्शन डी क्या होगा भी परिजनन होगा, ये पाचन का फंक्शन या कार्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय होते हैं। मुख का पीएच मान, ऑप्शन ए दे रखा है भी 1.2 से 1.4, ऑप्शन बी दे रखा है 5.5, ऑप्शन सी दे रखा है 7.5, ऑप्शन डी दे रखा है 7.4। तो ध्यान रखना है भी मुख का पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय होते हैं, 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखना है भाई कितना होगा 7.4 और जठर रस का पीएच मान 1.2 से 1.4 होता है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए दे रखा है भी मुंह में, ऑप्शन बी दे रखा है आमाशय में, ऑप्शन सी दे रखा है छोटी आंत में, ऑप्शन डी दे रखा है बड़ी आंत में। फैट का जो डाइजेशन होता है, मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है फैट का भाई, वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन का पूर्ण पाचन ही किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होगा भाई, आमाशय से। पूर्ण पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। और जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन, ऑप्शन बी दे रखा है एंजाइम, ऑप्शन सी दे रखा है खनिज लवण, ऑप्शन डी दे रखा है हार्मोन। तो भोजन का रासायनिक पाचन कौन करवाते हैं, एंजाइम करवाते हैं। मानव शरीर का जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, एंजाइम को। मानव शरीर का रासायनिक संदेशवाहक किसे कहते हैं भी, हार्मोन को। रासायनिक संदेशवाहक किसे कहा जाता है, हार्मोन को कहा जाता है। उपापचय क्रियाएं कौन करवाते हैं, तो ध्यान रखना है भाई विटामिन और खनिज लवण, ये मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, पीत किस अंग में बनता है भाई। बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है। ऑप्शन ए दे रखा है लीवर में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है आंत में, ऑप्शन डी है पित्ताशय में। तो पीत रस का निर्माण कौन कर रहा है भाई, लीवर के द्वारा किया जाता है। और इसको स्टोरेज कौन करता है, संचय कौन करता है, तो ध्यान रखना गोल ब्लेडर करता है, पित्ताशय करता है। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे बड़ी स्वाद कलिकाएं होती है। स्वाद कलिकाएं पाई किसके अंदर जाती हैं, जीभ के अंदर। भोजन के स्वाद का पता कौन लगाता है, जीभ के। तो कौन सी होगी, ऑप्शन ए दे रखा है वेलेट, ऑप्शन बी दे रखा है
फुंगनीफॉर्म, ऑप्शन सी है फिलीफॉर्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सबसे बड़ी स्वाद कलिकाएं कौन सी होती हैं? वैलेट जो स्वाद कलिकाएं होती है ये सबसे बड़ी होती है। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है भी अस्थायी दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या, जीवन में पहली बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10 है, ऑप्शन बी है 20 है, ऑप्शन सी है 30 है, ऑप्शन डी है 32। अस्थायी दांतों की संख्या 20 है और यदि आपसे कुल दांत पूछ लेता तब हमारा आंसर क्या हो जाता? 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है भाई, लार में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है टाइलिन, ऑप्शन बी दे रखा है लाइपेज, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा भाई? टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च होता है इसे किस में बदलता है? माल्टोज के अंदर ये बदलता है। लाइपेज एंजाइम होगा ये किसका पाचन करता है भाई? वसा का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? हेल्प करता है। प्रश्न नंबर 11 है भाई, हल्के भूरे रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन ए दे रखा है पीयूसी, ऑप्शन बी है भाई अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है थायराइड। हमने पढ़ा था भाई यकृत या लीवर हो गई हल्के भूरे रंग की ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय को कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है भाई, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन ए दे रखा है डेडुनम, ऑप्शन बी दे रखा है जेजुनम, ऑप्शन सी दे रखा है एलियम और ऑप्शन डी दे रखा है भी कोलन। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एलियम जो भाग होता है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्य क्या करती है छोटी आंत? भोजन के अवशोषण। और ये जो भाग होगा इसका कार्य क्या होगा भाई? अवशोषण करना। डेडुनम जो भाग होगा ग्रहणी भाग ये पाचन का कार्य सबसे ज्यादा पाचन करता है। प्रश्न नंबर 13 है भाई, पेट में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को कहा जाता है? बोलस, काइम, काइल, अमीनो एसिड। पेट में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? तो बोलस तो किसके अंदर हो गई भाई? मुख के अंदर होती है। कायम किसके अंदर होती है? पेट के अंदर। और काइल किसके अंदर होती है? छोटे आंत के अंदर होती है। और प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है भाई? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमाइनो अम्ल होता है, अमाइनो एसिड होता है। प्रश्न नंबर 14 है भाई, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए दे रखा है डेंटाइन, ऑप्शन बी है इनेमल, ऑप्शन सी है अड्डी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांतों का इनेमल होता है जो कैल्शियम में फोस्फेट का बना हुआ होता है। तो आंसर क्या होगा अभी? इनेमल। और दांत का मुख्य पदार्थ क्या होता है? डेंटाइन होता है। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है भाई, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है भोजन का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में किस में होता है? यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, क्रिएटिन। तो आंसर क्या होगा भाई? यकृत के अंदर, लीवर के अंदर भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आज के इस सेशन में हमने पाचन तंत्र से का थ्योरेटिकल पोर्शन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी पढ़े भी। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।